अगर जज साहब कह दें कि नहीं जी मैंने दरवाज़ा बंद करवा दिया था और मैंने कन्फेशन, तो ये एक अबंडेंट कॉशन है जो उन्होंने लिया। मेरी लाइन ऑफ एक्शन उनके ऊपर, उनकी उन वायलेशंस के ऊपर मैंने उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन किया। विशाल साहब मुझे आज ये बता दें कौन सा ऐसा जज है, कौन सी ऐसी कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और जुडिशल प्रोसीडिंग है जहाँ जज को विटनेस बॉक्स में बुला के आप जिरा करें? मेरे नॉलेज में। तो आप किस तरह कह सकते हैं ये जुडिशल कन्फेशन है भाई? यू कैन नॉट कॉल इट अ जुडिशल कन्फेशन। वो जज साहब जो कि होते जज साहब ही हैं, जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उस वक्त वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में बैठते हुए कुज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हुए ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं और चलान के अंदर कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं और उनको तलब किया जाता है। अच्छा। उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उनका पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, उन पर फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हर वो बंदा जो ये कहता है, एक तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट है जो डिफरेंट परसेप्शन है, हर वो आदमी जो ये कहते हैं जुडिशल कन्फेशन है, फाइल ला दो जी, उन्होंने कबाल जुर्म कर लिया, फाइल लगा दो। सर आप 164 को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। अच्छा। नो, ज़ाब्ता फौजदारी के सेशन ट्रायल के अंदर एक सेक्शन, उस स्कीम के अंदर एक सेक्शन है 265J। ठीक है। वो कहता है हर वो मैजिस्ट्रेट या जिस बंदे का भी, अब यहाँ पे एक डिफरेंट डिबेट है क्योंकि 265J में वर्ड विटनेस का इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं उस डिटेल में गया, उसकी एक्सप्लेनेशन में गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आपको ये बता दूं कि हर 164 का स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ 265J है। अब 265J क्या कहते हैं? 265J कहते हैं जिस बंदे का भी स्टेटमेंट 164 का रिकॉर्ड हुआ है, ऑपोजिट पार्टी को नोटिस होना चाहिए। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, उसको अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो एक्चुअल ट्रायल कोर्ट है दैट मे कंसिडर द वैल्यूएबल, मे नॉट शेल को छोड़ दें आप, यानी उसकी फिर भी फर्ज करें जी आपने 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दे दी, दूसरी पार्टी को नोटिस भी था, ट्रायल की स्टेज पे आके, ट्रायल की स्टेज के ऊपर आके आपको दोबारा क्वालिफाई करवाना है उस स्टेटमेंट को जो 164 का स्टेटमेंट है, और वो बंदा जिसका 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो पेश होगा दोबारा। अच्छा। वो दोबारा पेश होगा उसके अंदर। सो जस्ट इमेजिन कि ऐसी कौन सी प्रोसीडिंग, और मैं अब आपको फ़र्क निकाल के दिखाऊंगा जुडिशल कन्फेशन का। सो लिहाजा जो मैजिस्ट्रेट का कन्फेशन है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको कैटेगराइज करना चाहिए एज कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट, नॉट अ जुडिशल कन्फेशन। और मेरे लिए जुडिशल का मतलब ये है, याद रखिएगा, मैं फिर क्लैरिटी करता जाऊँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव उसके बाद कुज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ला रहा। मेरी नज़र में जो मैं जुडिशल को कैटेगराइज करता हूँ वो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के साथ करता हूँ, कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक एग्जांपल दे देते हैं इसके साथ आपकी ऑडियंस को समझने के लिए। तो सवाल ये पैदा हुआ दिमाग के अंदर कि सर अगर ये 164 का स्टेटमेंट इज नॉट कन्फेशन, जुडिशल कन्फेशन, देन व्हाट इज जुडिशल कन्फेशन? बिल्कुल सर, कॉपियां तकसीम हुई, 7 दिन का जो स्टैट्यूटरी पीरियड है वो गया, बिल्कुल कॉपियों की पूरा इंश्योर किया कि सारी कॉपियां उसको मिलनी चाहिए। उसके बाद फर्द जुर्म लगा, 265E की स्टेज, 265E की स्टेज। फर्द जुर्म आपका लगता है 265D के अंदर, और वो भी एक, अगर आपने वो भी हम ट्रायल के अंदर उसको देखेंगे। उसके बाद एक स्टेज आती है 265E। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक नई डिबेट खड़ी हो जाती है जो मेरे दिमाग में सरदस इसको समझाते समझाते आई है कि अगर आपने ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 76 से 106 के दरमियान कोई जनरल एक्सेप्शन ली है, तो दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल स्टेज कि आपने इस स्टेज के ऊपर अपनी प्ली को अनाउंस करना है कोर्ट के सामने।
वो प्ली ऑफ एलिबाई भी हो सकती है, वो आई एम अ माइनर चाइल्ड, क्योंकि वो पहले 7 साल होती थी, अब 10 साल कर दी हुई है उन्होंने उसके अंदर, तो मेरे नथिंग इज एन ऑफेंस इफ इट्स कमिटेड बाय अ पर्सन लेस देन 10 ईयर्स, तो वो आपने वहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। लुनेटिक वगैरह सारी आपकी प्लीज इसी के अंदर सब इसके अंदर आती है। ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने अपनी प्ली डिस्क्लोजर, और आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ असिस्टिंग कपल ऑफ लॉयर्स इन एडिनबरा, तो वहाँ पे इस स्टेज को कहा जाता है प्ली डिस्क्लोजर। प्ली डिस्क्लोजर, प्ली डिस्क्लोजर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में फौजदारी वकालत में जो आपका फर्स्ट वर्शन पुलिस को रिकॉर्ड होता है मुलजम का, बिल्कुल फर्स्ट वर्शन के बाद उस फर्स्ट वर्शन को रीअसर्ट करवाना पड़ता है यहाँ पे, और फिर आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अपने डिफेंस के अंदर उस फर्स्ट वर्शन को इस्टेब्लिश करते हुए चले जाते हैं, अगर आपने वही अडॉप्ट करना है तो। ठीक है। और इसी तरह स्कॉटलैंड के अंदर प्रैक्टिस ये है कि आपने अगर एक दफ़ा प्ली डिस्क्लोजर कर दी है तो फिर वो थ्रू आउट द ट्रायल आपकी प्ली वही रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते, हॉप इन हॉप आउट नहीं कर सकते, वही रहेगी। अगर आपने प्ली ऑफ एलिबाई ले लिया तो एंड ऑफ द ट्रायल एलिबाई रहेगी। यस यस। अच्छा, अब इसको आप यहाँ पे कंफ्यूज ना कीजिएगा बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं अपने एविडेंस वाले लेक्चर्स के अंदर एड्रेस करूँगा, लेकिन चलते चलते एक फ्लेवर के लिए, एक फूड फॉर थॉट आपकी ऑडियंस के दिमाग में डालता हुआ जाऊँ कि भाईजान अगर फौजदारी वकालत हो, दीवानी वकालत हो, याद रखिएगा बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता। ये सारी कन्फ्यूजन ना करें जो क्रिएट की गई है, यस, ये सारी कन्फ्यूजन ओनर्स से रिलेटेड है। जो चीज़ शिफ्ट होती है दैट इज दी ओनर्स। लीगल बर्डन चाहे दीवानी वकालत हो चाहे फौजदारी वकालत हो, इट रिमेन्स कंसिस्टेंट परसिस्टेंट ऑन द प्रोसिक्यूशन एंड प्लेंटिफ, इट नेवर चेंजेस। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, ये हम उसी में करेंगे। ठीक है। बट कमिंग बैक टू दिस साइड, अच्छा 265E की स्टेज के ऊपर आप वो प्ली लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके अगले सेक्शन में आए तो उसकी प्रोवाइजो में एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि इफ़ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, क्या कहा गया? द एक्यूज प्लीड गिल्टी। अभी मैंने कन्फेशन के बारे में आपको क्या बताया, आप एडमिट करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं क्या, अपना गिल्ट। वो गिल्ट किससे रिलेटेड है? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से। वो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है? वो पीनल प्रोविजन जो FIR के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हुई है। तो अगर मुलजम वहाँ पे प्लीड गिल्टी करता है तो जैसे हम उसकी प्ली लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्ली लिखने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आपकी ऑडियंस के लिए मैं कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करने लगा हूँ। वो कंपैरेटिव एनालिसिस मेरा बड़ा इम्पॉर्टेंट, वो लॉ ऑफ कत्ल वाला जो आपके सामने, लॉ ऑफ होमोसाइड वाला जो आपका लेक्चर है, उसको देखें। मैंने उधर उस वक्त आपसे एक बात की थी 302A की, बिल्कुल, कि अगर आपने 302A के अंदर सज़ा देनी है जो कि सजाए मौत होगी एज किसास, उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है, मेजर रिक्वायरमेंट्स। एक, या मुलजम कन्फेशन करे, ट्रू ऑनेस्ट विदाउट इंड्यूसमेंट विदाउट थ्रेट, वो कन्फेशन करे, या शहादत तज़कियतुल शहूद पे। तज़कियतुल शहूद को आप ज़रा साइड पे करें तो कन्फेशन पे आ जाए। ठीक है। सो अगर आप एक ट्रायल कोर्ट हैं, आप मेरे पे लगाते हैं कि यस you Mr. Ali Haider charged with the offence under section 302 for the qatl-e-amd of ABC, do you plead guilty? If I say yes sir I do plead guilty, I have done this offence, ठीक है, जैसे आपने मेरी प्ली लिख ली। अब इसी प्रोवाइजो में आगे लिखा हुआ है कि the court may or can pass a sentence thereon, there and then। ठीक है। तो सर यहाँ पे जब आपने कन्फेस कर लिया, दैट इज जुडिशियल कन्फेशन एट द टाइम ऑफ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट क्लासिफाइड बाय द सेक्शन 6 ऑफ CRPC। ठीक है। सो आपने वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के सामने जो कन्फेशन रिकॉर्ड की है, दैट इज द ओनली प्योर लिक्विड गोल्ड कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन। अब मजे की बात आपको बताऊं, अब जिस जज साहब के पास ये कन्फेशन रिकॉर्ड, ये जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, ना उन्हें किसी कटहरे में बुलाया जाएगा, ना उनसे कभी पूछा जाएगा, ना क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी होगा, क्योंकि उनको प्रिविलेज हासिल है।
ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू एनी क्वेश्चन कोर्ट ऑफ लॉ के जी आपने कन्फेशन क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि वो कोर्ट है, कोर्ट को इम्यूनिटी हासिल है। कि उनके ऊपर भी वही रेगुलेशन अप्लाई होती हैं जो 164 में मजिस्ट्रेट के ऊपर होती हैं, हाई कोर्ट रूल्स। प्रोसीजर 364 में है, ठीक है। 364 में है एग्जैक्टली गाइडलाइंस वही हैं कि आपने इंश्योर करना है कि भाई ये क्यों कन्फेशन कर रहा है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जो अदालत ट्रायल कमेंस हो गया, फर्द जुर्म लग गया और मुलज़म ने प्लीड गिल्टी कर लिया, तो जज साहब के पास मौजूद है ये इख्तियार कि वो उसको सज़ा पास कर दें। ठीक है। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर इंस्टेंस कि जज साहब सज़ा पास कर दें, सज़ा पास कर दी। बिल्कुल। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं, कल को मुलज़म जब अपील करेगा ना, उसकी अपील टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन मेंटेनेबल ही नहीं। सैंक्टिटी हासिल है कोर्ट को भाई। अच्छा। उनकी उस मुलज़म की अपील टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन मेंटेनेबल ही नहीं है। उसकी अपील हो सकती है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस, रिडक्शन उसकी करवाना, क्वांटम ऑफ सेंटेंस कि मुझे सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, मुझे उम्र कैद दे दें। और फेमस मुमताज़ हुसैन कादरी आपके सामने इसके ऊपर एक क्लासिक एग्जांपल है, जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त आसिफ सईद खान खोसा साहब ने, आई डोंट थिंक सो चीफ जस्टिस थे बट ही वाज द हेड ऑफ द बेंच, कि उन्होंने कहा था कि आपकी तो अपील ही मेंटेनेबल नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन बिकॉज यू कन्फेस बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, यू कन्फेस्ड। अच्छा, मैजिस्ट्रेट वाली जो कन्फेशन है भाईजान, उसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। यहां पे कन्फेशन करोगे तो आपकी अपील भी मेंटेनेबल नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है। अच्छा, अब एक और मजे, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, और मल्टीपल जजमेंट्स आपकी डिस्क्रिप्शन में केस लॉ चल रहे होंगे, वो ये कहती है कि इवन अदरवाइज कोई मुलज़म कन्फेशन भी कर ले तो इट इज एडवाइजेबल, इट इज in a kind of a direction to them, do not convict him. अच्छा, do not convict him. क्या करें? एविडेंस कॉल अपॉन करें, corroborative evidence, जो एविडेंस मुकदमे में है वो सारी कॉल अपॉन करें। इवन उसकी कन्फेशन हो गई है, हो गई है, यस। ठीक है। आप उसकी भी पीछे एक साइंस है, मैं बताता हूँ आपको। एविडेंस कॉल अपॉन करें और जब एविडेंस पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो उसकी कन्फेशन को और एविडेंस को corroborate करने के बाद एक कंक्लूसिव जजमेंट दें। क्योंकि एक जज के पास कोई ऐसा मोड मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है कि वो कन्फेशन करने वाले के दिमाग में घुस के इस बात को एवेल्यूएट कर सके कि इसने जो कन्फेशन की है विदाउट थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस की है। ठीक है। तो एडवाइजेबल ये है बल्कि डायरेक्टरी फॉर्म में है कि आपने बाकी एविडेंस को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद उस कन्फेशन को उस एविडेंस के साथ इकट्ठा करके आपने कॉन्क्रीट फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करनी है। ठीक। और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो लिहाजा ये 265E में ही लिखा हुआ है कि अगर मुलज़म को जज सज़ा नहीं देता तो फिर वो क्या करेगा, आगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को कॉल अपॉन करेगा। सो लेट मी पुट इट दैट वे कि मेरी एक हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि जो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, आप उसको क्लासिफाई करते हैं कन्फेशन, वो कन्फेशन एक corroborative कन्फेशन इन नेचर है, नंबर 1। उसके बाद वो कन्फेशन सब्जेक्ट टू 265J होता है। नंबर 3, वो मैजिस्ट्रेट जो कन्फेशन रिकॉर्ड करता है वो एज प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश होता है और उसके मुकाबले में जो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के बाद कन्फेशन रिकॉर्ड की जाती है वो कन्फेशन जो होती है वो एक ट्रू जुडिशियल कन्फेशन के ज़ुमरे में आती है, अगर आप कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के कॉनोटेशन के अंदर उसको देखें। ठीक है। हैविंग सेड दैट, तो आपके सामने जुडिशियल कन्फेशन मेरी नज़र में एक ही है, उसके अलावा एक आपकी कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी कन्फेशंस के ऊपर जिनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी एक जुडिशियल कन्फेशन की है या जितनी एक कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट की है, बल्कि उससे भी बहुत कमज़ोर उसकी हैसियत है। उसमें सबसे पहले आ जाती है आपके सामने
आर्टिकल 38 QSO का कहता है कन्फेशन बिफोर पुलिस। पुलिस। अच्छा, बिफोर पुलिस के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक आप कन्फेशन बिफोर पुलिस करते हैं, एक आप ड्यूरिंग कस्टडी करते हैं। ठीक है। यानी एक पर्चा अभी हुआ नहीं है, मैंने विशाल को यहाँ पे मर्डर कर दिया, मेरा कॉन्शियस खड़ा हो गया कि जी यारी मेरे से ज़्यादती होगी, मैं जुल्म का हो गया, कोई किसी को पता ही नहीं है, मैं पुलिस के पास जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि जी मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं अपने ऑफिस के अंदर फलाने बंदे को मर्डर कर। दिस इज़ अ कन्फेशन बिफोर पुलिस। नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू। और एक कि मैं दौड़ गया यहाँ से और मेरे ऑफिस का क्लर्क वगैरह उसने देखा एक डेड बॉडी पड़ी, उसने 15 पे कॉल किया, पुलिस आई है, फर्द बयान हुआ, सो एंड सो फोर्थ, और एक पर्चा दर्ज हो गया। सब्सिक्वेंटली मैं पकड़ा गया हूँ और मार से, छितरों से और पुलिस की टॉर्चर से डर के मैंने कहा मुझे मारेंगे नहीं तो मैं हाँ जी मैंने मारा है जी, ये कन्फेशन है। नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू एट ऑल, नो वैल्यू। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है आर्टिकल 40 में, ठीक। और उसके 3 अल्फाज आपकी ऑडियंस को अपने दिमाग में रखने चाहिए। बड़े आराम से आप कह देते हैं कि जी रिकवरी के ऊपर जो होती है कन्फेशन की कॉन्सिक्वेंसेस, वो अल्फाज हैं, शेख इम्तियाज़ साहब उन्हें कहा करते थे, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन, कि अगर आपने कन्फेशन की है तो उस कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर विच लीड्स टू एन इन्फॉर्मेशन, वो कुछ भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रिकवरी नहीं हो सकती, वो कुछ भी हो सकती है। सो वो जो आपकी कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंस में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है, उसकी वैल्यू है, बट इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, बट ठीक है, वो एडमिसिबल है और वो रेलिवेंट है, बट कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, वो भी सब्जेक्ट टू corroboration होती है। ठीक है। सो एक कन्फेशन आपकी आ गई मैजिस्ट्रेट के सामने, एक कन्फेशन आ गई ट्रायल कोर्ट के सामने, एक कन्फेशन पुलिस के सामने, एक मैं आपके सामने कन्फेशन कर लेता हूँ कि हाँ जी विशाल मैंने फलाने बंदे का मर्डर किया था, तो ये भी एक कन्फेशन है। अगेन इट इज़ ऑल्सो क्लासिफाइड एज एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। फिर कुछ मुल्ज़मान, आर्टिकल 43 आई रेकन, जो बात करता है अगर एक मुकदमे में 2 मुल्ज़मान हैं तो वो मुल्ज़मान अगर कोई कन्फेशन करता है अपने आप को इंक्लूड करते हुए कि मैंने और विशाल ने ये मिल के ये काम किया है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दी जाएगी, क्योंकि मैं आपके ख़िलाफ़ कन्फेशन नहीं कर रहा, मैं अपने खिलाफ कन्फेशन कर रहा हूँ और आपके खिलाफ स्टेटमेंट देने लगा। सो फिर आपका राइट टू क्रॉस एग्जामिन उस पर एक्रू हो जाता है। तो ये एक किस्म है। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊँ, एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर बाकायदा एक सेक्शन है, अगेन आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 21D है या वो, यू मे सी दैट, कि एक कन्फेशन आप SP के सामने करते हैं एंटी टेररिज्म लॉज के सामने, ठीक है, और वो तमाम वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा जो कि एक मैजिस्ट्रेट प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, ठीक तो है। उसको भी एक वैल्यू अटैच है। अगेन इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट पीस ऑफ एविडेंस, इट्स अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस, तो वो एक आपकी वो उसके अंदर आ सकती है कि SP के सामने आपने कन्फेशन की। अब कुछ लोग कैटेगराइज करते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको दोबारा मैं जुडिशियल कन्फेशन पे और मैजिस्ट्रेट की कन्फेशन के एक फ़र्क के ऊपर लेके जाऊँ। आप 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद उसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपने कहा उसे आप रिट्रैक्ट कर गए, जी मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, थ्रेट था, इंड्यूसमेंट थी, प्रॉमिस था, मैंने कह दिया था, बट आई डोंट बोरो दैट जजमेंट एनीमोर, आई डोंट बोरो दैट स्टेटमेंट एनीमोर, या मैंने ये कहा ही नहीं है, खुद ही लिख दिया उन्होंने, ठीक है, आप उसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल प्रोसेस को एक सैंक्टिटी अटैच है। सो वंस यू कन्फेस्ड, ट्रायल कंडक्टेड, जजमेंट पास्ट, अपलेट स्टेज पे जाके आप कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जी वो जज साहब मैंने तो कन्फेशन जो रिकॉर्ड करवाई थी वो क्या कहते हैं कि जी वो इंड्यूसमेंट पे थी, वो थ्रेट पे थी, तो आप उसे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको रूम नहीं मिलता उसके ऊपर। एक जजमेंट है 1980s की कि जी आप रिट्रैक्टेड कन्फेशन के ऊपर में सज़ा भी दे सकते हैं, बट इस प्रोसेस को सैंक्टिटी अटैच करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को इनकरेज ना किया जाना चाहिए, इस तरह तो आप सैंक्टिटी पूरी की पूरी जुडिशियल प्रोसेस की ख़राब कर देते हैं। अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है, लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत डिटेल से इन सारे सिनेरियोज़ को डिस्कस किया है
और उसके अंदर उन्होंने पूरा डायलेट किया, पूरी डिस्कशन की इसके ऊपर कि जो मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन है 164, और उनमें जो बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड की, उन्होंने ये कहा है कि अगर उसने वो तमाम अबंडेंट कॉशंस लिए हैं तो ट्रायल कोर्ट में वो दोबारा पेश होते हैं और वो डिस्क्रेडिट नहीं हो जाते वो स्टेटमेंट, या वो गवाहान जो आके बताएंगे मींस द मैजिस्ट्रेट, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। बट अगेन याद रखिएगा, फौजदारी वकालत में आर्टिकल 71 जो है ना कानून शहादत का बड़ा लीथल आर्टिकल, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है। सो डायरेक्ट एविडेंस की बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट को, बट एनी लेस ऑफ दैट, यानी बहुत सारे केसेस हैं बहुत आटे में नमक की बराबर जहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे, corroborative piece of एविडेंस पे कैपिटल पनिशमेंट्स मिली है, लेकिन वो अल्टीमेटली सुपीरियर कोर्ट्स में जाके दे जस्ट नॉक डाउन बिकॉज ऑफ दैट कि जी डायरेक्ट एविडेंस की जो सैंक्टिटी है वो इन सारी चीज़ों की नहीं है। सो इस वजह से अगर आप इस पूरे प्रोसेस को अगर देखें तो ये प्रोसेस यहाँ पे समझ आता है कि जो सैंक्टिटी एक जुडिशल कन्फेशन को है वो किसी भी और कन्फेशन को नहीं है। बट अगेन जुडिशल कन्फेशन के अंदर भी जो गाइडलाइंस है वो यही है कि आप बाकी शहादत को लाजमी सफ़ाए मिसल के ऊपर लेके आएँ, क्योंकि अगर आप स्लिप शॉट मैनर के अंदर कन्फेशन के ऊपर सज़ा दे देंगे तो जज साहब के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, वो हमारी तरह इंसान है ना। सो ह्यूमंस मैन कैन मेक और मे मेक मिस्टेक्स, तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप बाकी शहादत को भी रिकॉर्ड करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि बाकी शहादत भी आए, क्या वो शहादत सब्जेक्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन की या नहीं? ओह यस, ओह यस, ओह यस। देखें, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली नकवी साहब का बड़ा कंसिस्टेंट व्यू है, और वो कहते हैं शहादत वही है जो लिटमस टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरेगी। बिल्कुल, उससे पहले वो मैटर्स हैं, फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है। सो आपकी जो शहादत है वो, अच्छा मज़े की बात बताऊँ, मैं बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप अहेड भी जाता हूँ, अब बड़ी जुर्रत लेते हुए बड़े हम्बल तरीके से, कि एग्जामिनेशन इन चीफ भी शहादत नहीं है जी, जब तक उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो, जब तक उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना। क्योंकि आप एक फैक्ट नरेट करते हैं अदालत के सामने, मुल्ज़म उस पर सवाल पुट करता है, मुल्ज़म का वकील सवाल पुट करता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है दैट इज़ द शहादत, दैट इज़ द शहादत। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहने को तो मैं जो मर्जी मोनोलॉग करता जाऊं अदालत के सामने, बट मोनोलॉग डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। बिल्कुल, यू नीड द बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन गिवन, एंड बाय प्रोडक्ट ओनली कम्स आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन।